हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एनसीईआरटी में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 देखेंगे। यानी आज से जो है आपका मिडाइवल इंडिया शुरू हो गया है। अब तक हमने एनसीईआरटी का जो एंशिएंट इंडिया था उसको हमने समाप्त कर दिया, तो आज हम मिडाइवल स्टार्ट करेंगे। तो मिडाइवल में देखो उसमें 4 चैप्टर्स था, यानी थीम 4 तक था। आज थीम 5 हम देखेंगे, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी सिरका 10th टू 17th सेंचुरी। जो 10th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक देखेंगे। देखो हमने शुरू में ही बताया था, जब हिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, यानी फर्स्ट चैप्टर जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया कि इतिहास को, जो भी आपका हिस्ट्री है, उसको जानने के 3 सोर्स हैं। एक पहला जो है लिटरेरी सोर्स, यानी कि जो लिखा गया है, जो लिखित साक्ष्य है। दूसरा आपका है आर्कियोलॉजिकल साइट एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने मैक्सिमम जो देखा था वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही है, जो खुदाई में चीजें प्राप्त हुई, ईंट से लेकर के डिफरेंट ऑर्नामेंट्स और सारी चीजें जो प्राप्त हुई, क्वाइंस टाइप की चीजें जो भी थी। तो ये हमारा हो गया आर्कियोलॉजिकल। तीसरा एक सोर्स होता है जो फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स का मतलब है जो विदेशी ट्रेवलर्स थे, जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, जो इंडिया आए, उनकी नजर में जो चीजें हैं, इतिहास किस ढंग से उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो हमारे यहाँ लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और तीसरा फॉरेन अकाउंट्स, हम 3 चीजें देखते हैं। तो आज जो हम है थ्रू आइज ऑफ ट्रेवलर्स, यानी हम ये फॉरेन अकाउंट्स देखेंगे कि विदेशियों ने जो आए, तो ये मिडाइवल इंडिया। देखो एंशिएंट में आप देखोगे, एंशिएंट में क्या आते हैं, आपके मेगास्थनीज आते हैं, फिर आपके चाइनीज आते हैं, फाहियान आते हैं, ठीक है, फिर आपके ह्वेनसांग आते हैं। तो ये मेन मान के चलो, ये फिर आयत सिंह, और तो सारे चीज का आयत सिंह वगैरह का आपका जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको चीजों को देखो, ये चीजें एनसीईआरटी बेस है, उसके बाद भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त, जितना अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करोगे। तो मिडाइवल ये आपने एंशिएंट में देखा, सपोज कि मेगास्थनीज आए, फिर उसके बाद ह्वेनसांग आए, आयत सिंह आए, ठीक है, फाहियान आए। ये अब मिडाइवल में हम देखेंगे इस चैप्टर में कुछ लोगों को, 3 का हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी कुछ कुछ और हैं। जैसे डिटेल में जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ, वो आपका अल बेरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आए, और इन्होंने एक किताबुल हिंद लिखा। और ये महमूद गजनी जब अटैक किया इंडिया, तो महमूद गजनी के साथ ये आया। दूसरा है इब्न बतूता जो है मोरक्को से आए, और वो रिहला उन्होंने लिखा, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए। तीसरा है फ्रांसिस बर्नियर जो थे, वो आपके फ्रांस से आए। वो एक फिलोसफर, डॉक्टर, हिस्टोरियन, बहुत सारे टैलेंट उसमें था। तो वो मुगल एरा में आए। तो ये 3 का हम मेनली डिटेल कर स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद है अब्दुल रजाक समरकंदी वगैरह हैं, जो हेरात से आया। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका जो है, आप पढ़ो। ये हम इस चैप्टर को पूरा हम देखेंगे, पूरा। ऑब्वियसली हम लाइन वाइज हर चीज का डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। आप खुद से पढ़ोगे, आप चीजों को समझो। यहाँ हमारा बहुत सारी चीजों को समझाना, और आप स्मॉल नोट्स बना लो। जैसे 25 पेजेस टोटल इस चैप्टर में है, तो उसको आप अपने नोटबुक में 2 पेजेस में बना लो। इसी ढंग से सपोज टोटल आपका हिस्ट्री में इसमें 15 पेजेस है, सॉरी 15 चैप्टर्स है, तीनों पार्ट मिलाकर के जो मॉडर्न है, तो आप उसको 30 पेज में आप बना सकते हो। 15 चैप्टर, एवरी चैप्टर का 2 पेज, ठीक है। तो हम ये इसमें यही देखेंगे, आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। और हमने जो है ये आपके लिए रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजों को लिया है, ठीक है ना। तो हम आज जो क्या करेंगे कि डायरेक्ट आपको पीडीएफ में दिखाएंगे, क्योंकि ये इसमें ऑब्वियसली है बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो हम पीडीएफ ही डायरेक्ट देखेंगे। तो जो है ये थीम 5 है, यानी कि मिडाइवल का ये आपका पार्ट 1 है। तो इसमें है कि थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। तो ये ट्रेवलर्स जो, तो हमने 3 के बारे में बताया ना, तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि जो 3 आए आपके, ये जो आपके अलबरूनी जिन्होंने रिहला लिखा, उज्बेकिस्तान से आए, इब्न बतूता जो मोरक्को से आए, और तीसरा फ्रांसिस बर्नियर जो फ्रांस से आए। तो हम मेनली यहाँ 3 के बारे में देखेंगे, ठीक है।
तो अलबरूनी, अलबरूनी देखो, अलबरूनी कहता डिस्क्राइब्स हिज वर्क। तो अलबरूनी जो अपना किताब लिखते हैं, तो वो बोलते हैं देखो, जो रिलीजियस पर्सन है, तो वो रिलीजियस क्वेश्चन का डिस्कशन हमसे कर सकते हैं, और या फिर कुछ लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन का ये सोर्स है। तो आप रिलीजियस डिस्कशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपना क्वेश्चंस को डिस्कस करने में, तो आप वो डिस्कशन के तौर पे देखेंगे, और जो डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन के तौर पे देखेंगे। अब ये देखो डिटेल है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन यही है कि अलबरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आया 11th सेंचुरी में। आपका 11th 10th और 11th सेंचुरी इनका पीरियड है, मेनली आपका 11th सेंचुरी, और इन्होंने किताबुल हिंद लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे लिए है। तो ये आपका जो भी है, अब ये जो एक्सपर्ट था इसमें डिफरेंट लैंग्वेज में, अब देखो जो आपका कुछ जो होता है कि स्टेटमेंट 1 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो इसमें आपका ये होगा कि वो वेल वर्स था किस किस में, तो सीरिया, यानी सीरिया में जो लैंग्वेज प्रचलित है, अरेबियाइक, पर्सियन, हेब्रू, हेब्रू जो है बाइबल जो है, बाइबल जो है ओरिजिनल जो है हेब्रू में लिखा गया, एंड संस्कृत। तो अब ये स्टेटमेंट दिया रह सकता है कि ही वाज एक्सपर्ट इन तमिल, सीरियाइक, अरेबिक, तो तमिल में वो नहीं था। तो ये 5 लैंग्वेज, तो आप इसको ये लिख लोगे कहां से आया और किस ड्यूरेशन में आया और उसने बुक क्या लिखा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। He was familiar with the works of Plato and other Greek philosophers, having read them in Arabic translation. तो देखो ये आपका यहां देखो दिया हुआ है ना कि ये ग्रीक लैंग्वेज में प्रॉपर तरीका से एक्सपर्ट नहीं था, तो लेकिन जो प्लेटो, अरिस्टोटे, ये सब जो क्या थे, ये आपके ग्रीक में थे, तो इसको इन्होंने अरेबियाइक ट्रांसलेशन में इसने पढ़ा। इन 1017 when Sultan Mahmud invaded Khwarizm, he took several scholars and poets back to his capital Ghazni. Al-Biruni was one of them. He arrived in Ghazni as a hostage, but gradually developed a liking for the city, where he spent the rest of his life until his death at the age of 70. तो देखो ये जो है महमूद गजनी, इनफैक्ट इंडिया पर भी महमूद गजनी ने कई बार अटैक किया, और उसका जो लास्ट अटैक था वो आपका सोमनाथ, फेमस जो सोमनाथ टेम्पल है उसको उसने पूरा लूट लिया। इनफैक्ट सबसे पहला उसने पंजाब के कुछ पार्ट को लूटा, तो लूटा तो उसने देखा अच्छा यहाँ तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, तो उसने बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह को लूटा, तो उसके साथ ये आ गया। अब ये कह रहा है कि इट वॉज इन गजनी दैट अल-बिरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया, वहीं उसने इंडिया के बारे में सुना, इसके धन संपदा से लेकर के ज्ञान के बारे में सुना, तो वहां उसने डेवलप किया। कह रहा है कि दिस वाज नॉट अनयूजुअल, यानी कि बहुत लोगों को इंडिया के बारे में इंटरेस्ट था डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। Sanskrit works on astronomy, mathematics, and medicine had been translated into Arabic from the 8th century onwards. When the Punjab became a part of Ghaznavid Empire, contacts with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding. Al-Biruni spent years in the company and studying religious and philosophical texts. देखो जिसे लूटना है तो वो लूट में इंटरेस्ट रखेगा, जिसे ज्ञान में इंटरेस्ट है वो ज्ञान में इंटरेस्ट रखेगा। तो अल-बिरूनी जो ज्ञान में इंटरेस्ट रख रहा था, while his eternity is not clear, it is likely that he traveled widely in Punjab and parts of northern India. अब ये कर रहा है ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट, शेयरिंग आइडियाज। अल-बिरूनीज एक्सपर्टाइज इन सेवरल लैंग्वेजेस, देखो हमने देखा कि डिफरेंट ये लैंग्वेज में इंटरेस्टेड था और वो जानता था, तो वो उसको जो हैब्रू से लेकर के संस्कृत, पारसी, अरबी ये जानता था, तो उसको वो ट्रांसलेशन में हेल्प किया। इट ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग पतंजलिज वर्क ऑन ग्रामर, तो जो पतंजलि का पानी ये सॉरी पतंजलि का जो योग सूत्र है, या फिर आपका जो अष्टाध्यायी का जो ग्रामर उन्होंने पाणिनि ने लिखा है। फॉर द ब्राह्मणा फ्रेंड्स ही ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ यूक्लिड इनटू संस्कृत। तो इसने क्या किया ना कि दोनों चीजें किया, संस्कृत से कुछ अपना ये अपने लैंग्वेज में, ये अरेबियाइक लैंग्वेज में कर लिया, और जो अदर साइंस के सब्जेक्ट थे उसको उसने संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया। तो दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट हुआ, इंडियंस के लिए भी बेनिफिशियल हुआ और फॉरेनर्स के लिए भी बेनिफिशियल हुआ। ट्रेवल लिटरेचर वाज ऑलरेडी an accepted part of Arabic literature by the time he wrote. This literature dealt with land as far as the Sahara Desert in the west of River Volga in the north. So, while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many others outside India may have done so.
देखो यानी कि कहता ना कि इंडिया में जो ट्रांसलेशन वगैरह जो हुआ वो बाद में, तो अल्बेरुनी को इंडिया में बाद में लोगों ने स्टडी किया, लेकिन फॉरेन कंट्री में, अदर कंट्री में लोगों ने पहले किया। अब एक टर्म जैसे देखा दिया हुआ है, हाँ तो कुछ टर्म्स दिया रहता है डेफिनेशन, तो मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एक देखो मीटियोलॉजी होता है, मीटियोलॉजी मीन्स आपका जो है कि मौसम विज्ञान, लेकिन ए मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी मेजरमेंट के लिए साइंस। अब ये देखो जो टर्म है हिंदू का, इसने डिस्क्रिप्शन दिया है कि अरब जो अल हिंद इनको कहते थे, यानी कि इंडिया के इधर पार्ट को अल हिंद कहते थे, और यहाँ के लोगों को जो यानी क्षेत्र को अल हिंद कहते थे, और जो यहाँ के लोग को हिंदी। तो उसी ढंग से धीरे धीरे ये हुआ, तो ये सबको आपको पढ़ना है। अब देखो इसका हमने मेन इंपॉर्टेंट आपका है कि अल्बेरुनी कहां से आया और किस ड्यूरेशन में, ये आपका लैंग्वेज वगैरह में एक्सपर्ट था, और इसने जो लिखा किताबुल हिंद, ये देखो बार बार इसमें मिस्टेक होता है कि अल्बेरुनी और आपका ये में ठीक है ना, इब्न बतूता, इसमें इस किसने कौन लिखा, तो अल्बेरुनी जो है किताबुल हिंद लिखा, और इब्न बतूता रिहला लिखा। तो ये जो अल हिंद, किताबुल हिंद इसका है, या हिंद भी उसको बोलते हैं। तो ये एक तरह से 80 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, और इसमें बहुत सारी चीजें लिखा है उसने, रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी। अल्केमी का मतलब होता है ना कि जो सिंपल से मेटल्स हैं उसको कॉस्टली मेटल में बदलने का जो तरीका, मैनर्स एंड कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉ एंड मेट्रोलॉजी। अब जनरली दो नो ऑलवेज, Al-Biruni adopted a distinctive structure in each chapter, beginning with a question, following this up with a description based on Sanskritic tradition, and concluding with a comparison with other cultures. Some present-day scholars have argued that this almost geometric structure, remarkable for its precision and predictability, owed much to his mathematical orientation. देखो वो मैथमेटिकल का ज्ञान नहीं था, तो वो क्या करता था कि चैप्टर जो होता था, एवरी चैप्टर 80 चैप्टर्स में उसने डिवाइड किया, तो एवरी चैप्टर में क्या करता था कि पहले क्वेश्चन पूछा, उसके बाद डिफरेंट टेक्स्ट को, जो संस्कृत में टेक्स्ट जो यहाँ के उपलब्ध थे उनको वो समझता था, उसके बाद जो दुनिया के अदर पार्ट्स में जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं उनसे उनका कंपैरिजन करता था। अल-बिरूनी हु रोट इन अरेबियाइक probably intended his work for peoples living along the frontier of the subcontinent, यानी कि जो बॉर्डर एरिया में रह रहे थे, जो डिफरेंट जिनका कल्चरल अमलगमेशन था, उनके लिए उन्होंने लिखा। He was familiar with translations and adaptations in Sanskrit, ऑलरेडी हमने देखा था कि वो था, लेकिन वो कुछ चीजें पाली और प्राकृत टेक्स्ट से भी फेमिलियर था, लेकिन देखो वो ऐसा, लेकिन उसका जो था वो ट्रांसलेशन वर्क से, ऐसा ये मत समझना है कि वो पाली और प्राकृत को प्रॉपर जानता था, नहीं, वो संस्कृत को जानता था, लेकिन जो पाली और प्राकृत का ट्रांसलेशन था वो उसे जानता था, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एज वेल एज। However, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them. जो भी आपका था वो उसको improve ये करना चाहता था। तो अब जो ये है इब्न बतूता, तो इब्न बतूता जो है वो उसने रिहला लिखा, और ये आपका 14th सेंचुरी में आया। ये 14th सेंचुरी में आपका ये आया, ये में जो मोहम्मद बिन तुगलक अपने थे, जो जिन्हें इतिहास का पगला बादशाह कहा जाता है, तो वो 14th सेंचुरी में आपके इंडिया है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, क्योंकि वो सुना था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो विद्वानों का बड़ा आदर करता है, और तो एक अच्छा सम्मान पाने के लिए ये आया। तो अब देखो कह रहा है कि इंडिया आने से पहले इसने मक्का का यात्रा किया, और ऑलरेडी उसने ट्रेवल कर रखा था सीरिया, इराक, पर्सिया, ठीक है, पर्सिया यानी कि ईरान को, यमन, ओमान एंड अ फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। अब कह रहा है कि रीच ये सिंध आया, जो तब एक तरफ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अभी आज भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसे कहते हैं, लेकिन तब एक कंप्लीट डिवीजन नहीं था, एक तरह से कभी इसका पार्ट हो जाता था कभी उसका, तो वो सिंध इतना 1333 में आया। और कहना कि ये तुगलक के बारे में सुना था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि वो बहुत विद्वानों का सम्मान करता है, तो उससे वो आए, तो वो दिल्ली आया। आपका मुल्तान और ऊच, ऊच भी पंजाब, आज का जो पाकिस्तान है उसके पंजाब प्रोविंस का पार्ट है, और ये कहा जाता है कि ऊच को अलेक्जेंडर ने बसाया था, यानी सिकंदर ने बसाया था। द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम एज काजी, यानी जज ऑफ दिल्ली।
तो ये अपने पोजीशन में अच्छा खासा टाइम तक रहा, लेकिन जो षड्यंत्र का ये शिकार हो गया, कंस्पिरेसी का, दरबारियों का, जो कोर्टियर्स थे उनके कंस्पिरेसी का शिकार हो गया और उसे पद से हटा दिया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब बादशाह जो किंग था मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो भ्रम दूर हुआ कि इसे गलत हमने तरीके से फंसा दिया गया, तो फिर उसको छोड़ दिया और इसे भेजा चाइना कि अपना एम्बेसी एज ए एम्बेसडर के तौर पे। तो चाइना जाने से पहले इसने मालदीव की यात्रा की, मालाबार कोस्ट, श्रीलंका, ये सारे चीजों को उसने ये आसाम और बंगाल भी गया, सुमात्रा गया, ठीक है। तो यहाँ से वो चाइना वगैरह गया और उसके बाद ये डिफरेंट प्लेसेस पे स्टडी किया। तो इस चीज को थोड़ा सा एक बार देख लोगे कि वो कहाँ कहाँ, नॉर्मली ये क्वेश्चन इतने डिटेल नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल ये आपको करना है। अब कह रहा है कि इब्न बतूता मेटिकुलसली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट न्यू कल्चर। देखो जो क्या होता है, एक पर्सन कहीं बाहर जा रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं फॉरेन अकाउंट देख रहे हैं कि यानी जो विदेशी जो इंडिया आए तो वो इंडिया को किस ढंग से देखा। देखो हम यहाँ रह रहे हैं, जो मछली है वो पानी में रह रही है तो वो पानी को डिफरेंट टाइप से देखेगी, लेकिन जो बाहर का इंसान है, जो बाहर का जीव है, वो पानी को डिफरेंट तरीके से देखेगा। तो हम उस ढंग से यहाँ देख रहे हैं। तो ये चाइना वगैरह गया, वहां डिफरेंट चीजों को स्टडी किया। तो कह रहा है कि इब्न बतूता मेटिकुलसली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट न्यू कल्चर, पीपल, बिलीफ, वैल्यू एटसेट्रा। We need to bear in mind that this globetrotter was traveling in the 14th century when it was much more arduous and hazardous to travel than it is today. देखो इनफैक्ट आप उसका डिटेल देखोगे तो पता चला कि कहीं 6 महीना में पहुंच रहा है, कहीं 8 महीना में, जहां जा रहा वहीं विश्राम कर ले रहा है, 1 साल, 5 महीने, 6 महीने करके। आज क्या है कि आप जाना चाहोगे तो आप 1 दिन में, 2 दिन में वर्ल्ड के 1 पार्ट से डिफरेंट पार्ट जा सकते हो। लेकिन तब जो था ट्रेवलिंग बहुत आर्डर्स था, वो कहीं ना कहीं, जैसे ये देखोगे, देखो ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इट टुक 40 डेज टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली। मुल्तान से दिल्ली में ट्रेवल करने में इसे 40 दिन लगा। अबाउट 50 डेज फ्रॉम सिंध टू दिल्ली, सिंध से दिल्ली में इसको आपका 50 डे लगा। और डिस्टेंस फ्रॉम दौलताबाद, दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है, टू दिल्ली वाज कवर्ड इन 40 डेज, while that from ग्वालियर टू दिल्ली took 10 days। तो ये जो चीजें हैं, अब ये भी आपको मैच करने के लिए कभी आ सकता है इन फ्यूचर। द लोनली ट्रेवलर, अब ये देखो कह रहा है ना कि जहां जा रहा है वहीं लोग लूट ले रहे हैं। रॉबर्स वेयर नोट द ओनली हजार्ड्स ऑन लॉन्ग जर्नी, द ट्रेवलर कुड फील होम सिक और फॉल इल। हियर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम रिहला। रिहला जो आपका इब्न बतूता ने लिखा है उससे है। आई वॉज अटैक्ड बाई द फीवर, तो बुखार से पीड़ित हुआ। एंड आई एक्चुअली tied myself on the saddle with a turban cloth in case I should fall off by reason of my weakness। कहता है ना कि अपना जो घोड़ा था, उसका जो सैडल था, उसके ऊपर ना अपना टर्बन से वो अपने को बांध लिया कि मेरा तबीयत खराब भी रहे तो घोड़ा चलते रहे, तो मैं ना बेहोश होकर के गिर ना जाऊं, ठीक है। आई शुड फॉल ऑफ द रीजन बाय माय वीकनेस। सो एट लास्ट वी रीच द सन ऑफ द काजी। On all sides they came forward with greetings and questions to one another, but not a soul said a word of greeting to me, since there was none of them I knew. I felt so sad at heart on account of my loneliness that I could not restrain in tears that started in my eyes, and wept bitterly. But one of the pilgrims, realizing the cause of my distress, came up to me with a greeting। कहता ना कि देखो, जो आदमी हाईवे पे जाता था या एक जगह से दूसरे जगह, आज भी आप देखो, अभी जैसे कहीं कोई, आप अपनी फैमिली से बहुत दूर चले जाते हो, तो आज के डेट में हाँ फोन कर लिए, वीडियो कॉलिंग कर लिए, चैटिंग कर लिए, तो आपको उतना फील नहीं होता। जस्ट इमेजिन करो कि आप गए कहीं 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं आ रहे हैं, तो कहीं अटैक कर रहा रॉबर्स, तबीयत खराब हो गया और लोनलीनेस फील होता है। तो रिहला में इब्न बतूता लिखता है कि मैं खुद जब ट्रेवल कर रहा था तो मैं एक जगह गया तो सब लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग कर, लेकिन हमें प्रॉपर तरीका से किसी ने नहीं किया, मैं किसी को जानता नहीं था, तो मैं, मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैं बहुत जोर से रोने लगा। तो एक आदमी आया और मुझे सांत्वना दिया, अपना ये बनाया। तो देखो ये जो ये एरिया है जो इब्न बतूता आपका अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, ये सब एरिया में इसने ट्रेवल किया। अब ये देखो, ये कह रहा है कि अटैक्ड बाय बैंड्स ऑफ रोबर्स, ये जो डाकू लूट लेते थे, ये उसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज। अब
डिफरेंट प्लेसेस पे आदमी जाता है तो डिफरेंट क्यूरियोसिटी होता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल, बहुत सारी चीजों को। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इब्न बतूता भी है, बहुत सारे जगह को, मोरक्को से वो आया लेकिन अपने बहुत सारी चीजों को ट्रेवल किया। इनफैक्ट इंडिया से एज ए एम्बेसडर के तौर पे ये चाइना भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भेजा गया था। When he returned, the local ruler issued instructions that his stories be recorded. ये इनका ये जो स्टोरी था, इन्होंने जो अपना डिटेल अकाउंट लिखा था, तो लोकल रूलर ने अपना इस वर्क में उसको प्रिंट करवाया, ट्रांसलेट करवाया। अब कर रहा है एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। दिस इज व्हाट इब्न जुजाई, who was deputed to write what Ibn Battuta dictated, said in his introduction. तो कह रहा है कि अब देखो ये अपना अकाउंट लिख के दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स हैं, अपने अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करवाया। तो एक आपका जो इब्न है, इब्न जुजैई, तो ये लिखता है अपना इंट्रोडक्शन में, अग्रेसियस डायरेक्शंस वाज ट्रांसमिटेड बाय द रूलर दैट ही, यानी इब्न बतूता should dictate an account of the cities which he had been seen in his travel and of the interesting events which had clung to his memory, and that he should speak to those whom he had met of the rulers of countries, of their distinguished men of learning and their pious sons. Accordingly, he dictated upon these subjects a narrative which gave entertainment to the mind and delight to the ears and eyes, with a variety of curious particulars, by the exposition of which he gave edification, and of marvelous things by referring to which he aroused interest. देखो क्या है, आज के डेट में ना, मान के चलो कि आपका कोई फ्रेंड फ्रांस गया, तो आईफेल टावर पे वो चढ़ा। अब आईफेल टावर पे चढ़ा तो आज आप आईफेल टावर का पिक्चर देख रहे हो, आप वहां का वीडियो देख सकते हो, आप फील कर सकते हो, आप 3D में वर्चुअल वीडियो में देख सकते हो, आप फील कर सकते हो कि हम आईफेल टावर को। लेकिन तब तो वो चीजें नहीं था, तो आदमी क्यूरियोसिटी दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आज भी कोई ऐसा जगह गया, कोई झील पे गया, कोई झरना, जिसका ना प्रॉपर अकाउंट नहीं है, अब वो आदमी आपको बताएगा कि अरे ये हाँ ऐसे था ऐसे था, तो आपको क्यूरियोसिटी होगी। तो तब तो इतनी चीजें उपलब्ध नहीं थी, तो लोगों के को क्यूरियोसिटी था। अब कह रहा है इन द फुट स्टेप्स ऑफ इब्न बतूता, in the centuries between 1400 and 1800, visitors to India wrote a number of travelogues in Persian. At the same time, Indian visitors to Central Asia, Iran, and Ottoman Empire also sometimes wrote about their experiences. These writers followed in the footsteps of Al-Biruni and Ibn Battuta and had sometimes read these earlier authors. Among the best known of these writers were Abdur Razak Samarkandi. हमने ऑलरेडी अब्दुल रजाक समरकंदी के बारे में बताया कि इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए. Who visited South India in the 1440s. Mahmud Wali Balkhi, who traveled very widely in the 1620s, and Sheikh Ali Hazin, who came to North India in 1740s. Some of these authors were fascinated by India, and one of them, Mahmud Balkhi, even became a sort of sannyasi for a time. अब देखो ये सब यदि क्वेश्चन में पूछ देता है तो आपको जानना चाहिए. Others such as Hazin were disappointed and even disgusted with India, where they expected to receive a red carpet treatment. Most of them saw India as land of wonders. अब देखो मैक्सिमम ने इंडिया को अच्छी दृष्टि से देखा, और वो क्यूरियोसिटी के दृष्टि से देखा, वंडर के दृष्टि से देखा, और कुछ टेंशन में भी आए कि जो सोचे थे कि हम जाएंगे वहां लोग फूलों की माला लेकर के रेड कारपेट हमारा स्वागत करेंगे, और वो नहीं किए, तो वो कुछ लोग फ्रस्ट्रेट भी हुए. अब देखो, तो हमने अभी तक का प्रॉपर दो का डिटेल देख लिया, अल-बिरूनी और इब्न बतूता. अब तीसरा जो है, जो मेन हमको स्टडी करना है, वो है फ्रांसिस बर्नियर. इसको फ्रांसिस बर्नियर पढ़ देते हैं, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस. तो वो फ्रांस से आया. देखो, वंस द पोर्तुगीज अराइव इन इंडिया इन अबाउट 1500, a number of them wrote detailed account regarding Indian social customs and religious practices. A few of them, such as Giuseppe Roberto Nobili, even translated Indian text into European language. अब देखो, यूरोपियन पोर्तुगीज यहाँ आए, आपका कालीकट पे आए 1498 पे, ठीक है. बास्को डिगामा इंडिया आया. बास्को डिगामा जब इंडिया आया तो अपने साथ अब ग्रेजुअली उसके बाद जो है इंडिया के बारे बहुत और लोग आए,
उसके बाद आए तो इन लोगों ने इंडिया का अकाउंट को लिखा, इंडिया के बारे में। अब वहां गया तो वहां ट्रांसलेट किया, जैसे आपका जिसे रोबर्टो नोबिली है, उसने ट्रांसलेट किया इंडियन जो टेक्स्ट था उसको यूरोपियन में। तो डिफरेंट यूरोपियन नेशंस के लोगों को इंटरेस्ट जगा। तो उसमें एक कह रहा है कि ये है दुआर्त बारबोसा, जो कर रहा पोर्तुगीज राइटर है दुआर्त बारबोसा, who wrote a detailed account of trade and society in South India. Later, after 1600, we find growing numbers of Dutch, English, and French travelers coming to India. One of the most famous was the French traveler Jean-Baptiste Tavernier, who traveled to India at least 6 times. He was particularly fascinated with the trading conditions of India and compared India to Iran and the Ottoman Empire, जो टर्की को ओटोमन एम्पायर कहते थे. Some of these travelers, like the Italian doctor Manussi, never returned to Europe and settled down in India. देखो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा गया है कि which of the following European travelers never returned to India. तो ये आपका मनुष्य है. तो ये सब आपको डायरेक्ट जो है एज सच एनसीईआरटी से पूछा जाता है. अब करा फ्रांसिस वर्नियर, अ फ्रेंचमैन. तो मेनली देखो ये सब के बारे में भी आपको जानना है और ये आपका मेन हमको ये स्टडी करना. अब जैसे ये मनुष्य कि इटालियन डॉक्टर मनुष्य हु नेवर ट्रेवल, तो वो दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर हु नेवर रिटर्न टू इंडिया, सॉरी नेवर रिटर्न टू यूरोप फ्रॉम इंडिया. तो वो उसका नाम जो है मनुष्य है. Francis Bernier, a French man, was a doctor, political philosopher, and historian. Like many others, he came to the Mughal Empire in search of opportunity. वो जानता था कि हमारा टैलेंट का वहाँ सम्मान होगा. He was in India for 12 years, from 1656 to 1668. देखोगे ये वो वक्त था जब आपका जो मुगल डायनेस्टी में बहुत बड़ा चेंज हो रहा था. चेंज हो रहा था इन द सेंस कि जो शाहजहां था उसका रेन एंड हो रहा था और आपका जो ये था औरंगजेब था उसने सत्ता पर अपना काबिज हो गया और उसने अपने दारा सिको, इनफैक्ट देखोगे दारा सिको का जो ट्रीटमेंट किया इसने फ्रांसिस बर्नियर ने, और दारा सिको को फिर औरंगजेब ने हरा करके और फिर उसे मार दिया. And was closely associated with the Mughal court as a physician to Prince Dara Shikoh. तो दारा सिको जो आपका शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था और एक्चुअली बादशाह उसे बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाया औरंगजेब के कारण, तो उसको ट्रीटमेंट किया. एंड लेटर एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान एंड अमेरिकन नोवेल इन द मुगल कोर्ट. कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट. अब देखो बर्नियर जो है ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट का मतलब है जो इंडिया और इधर का पार्ट जो है इंडिया, और जो जिस पार्ट को जैसे इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया आपका, फिर जो इंडोनेशिया जावा सुमात्रा ये सब, और बेस्ट जो हो गया यूरोपियन पार्ट. करा कि वर्नियर ट्रेवल टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट्स ऑफ व्हाट ही सॉ, फ्रीक्वेंटली कंपेयरिंग what he saw in India with the situation in Europe. तो यानी कि जो इधर वाला ईस्ट हो गया और उधर वाला वेस्ट. He dedicated his major writing to Louis XIV, the King of France, and many of his other works were written in the form of letters to influential officials and ministers. In virtually every instance, Bernier described what he saw in India as a bleak situation in the comparison of developments in Europe. As we will see, the assessment was not always accurate. However, when his works were published, Bernier's writing became extremely popular. देखो बहुत बार क्या हुआ ना कि बर्नियर जो है वो डेवलप्ड एडवांस कंट्री से आया था, तो इंडिया को कहीं ना कहीं बहुत बार उसने बहुत सारी चीजें सही लिखा, लेकिन बहुत बार यहाँ के चीजों को वो प्रॉपर समझ नहीं पाया. अब करा कि द क्रिएशन एंड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज अबाउट इंडिया. करा कि इंडिया का जो के बारे में जो आइडिया कैसे, तो एक दूसरे जो यहाँ आए वो वहां ले गए अपने राइटिंग्स को, वहां लिखे, डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ये इसके बारे में है. अब कह रहा है कि जो बर्नियर एक लिखता है कि मैं किस ढंग से मुगल आर्मी में के काफिले में ट्रेवल करता था, तो ये सबको डिटेल पढ़ लोगे, ये बहुत ज्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ लेना. अब कह रहा है कि जो बर्नियर था तो वो यहाँ से लौटा तो उसका जो वर्क था वो मेनली फ्रेंच था, वो फ्रांस से आया था, तो सबसे पहले उसका फ्रेंच लैंग्वेज में उसका लिखा गया, उसके बाद उसको इंग्लिश, डच, जर्मन और इटालियन में बहुत सारे लैंग्वेज में अब उनका पब्लिश हुआ. कह रहा है कि देखो इसका जो है 1670 से लेकर के 1725 में उसका जो 8 टाइम्स फ्रेंच में पब्लिश हुआ
और 3 टाइम्स इन इंग्लिश में प्रिंट हुआ। अब कह रहा है लैंग्वेज विद एन इनॉर्मस रेंज। अब अल्बेरूनी कह रहा है डिस्क्राइब संस्कृत, तो वो संस्कृत के बारे में डिस्क्राइब एक जगह करता है। इफ यू वांट टू कंकर दिस डिफिकल्टी दैट इज टू लर्न संस्कृत, you will not find it easy because the language is of an enormous range both in words and in inflections, something like the Arabic, calling one and the same thing by various names, both original and derivative, and using one and the same word for variety of subjects, which in order to be properly understood must be distinguished from each other by various qualifying epithets। यानी कि देखो कहा जाता है ना कि सेम चीज को जो है वो आपका डिफरेंट नेम से, जैसे देखो जस्ट इमेजिन करो कि आपका कनक मान के चलो, तो कनक जो है उसका दो मीनिंग होता है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी एक कनक का मतलब सोना होता है और एक का मतलब होता है आपका धतुरा। तो उसी प्रकार से है कि अली, अली का मतलब डिफरेंट होता है भौरा और कुछ और, जैसे हरी, तो हरी का मतलब डिफरेंट मीनिंग होता है। तो उसी ढंग से कह रहा है कि आपको और कंटेक्स्ट जानना होगा। अब कह रहा है कि मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड अल्बेरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। कह रहा है कि अब देखो ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप जब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, जस्ट इमेजिन करो आप अपने अभी भी प्रेजेंट केस में आज आपके पास ट्रांसलेशन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लो कि आप यहाँ से कोई अफ्रीकन कंट्री में चले गए और वहाँ के लोग, आप मान लीजिए हिंदी जान रहे हो या इंग्लिश, दो ही लैंग्वेज जान रहे हो, और अफ्रीका के किसी कंट्री में चले गए और आपको न हिंदी, वहाँ के लोगों को न हिंदी आती है न इंग्लिश आती है, आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी कि उस चीजों को, आपको खाना खाना है तो आप क्या बोलोगे, अब कोई चीज दिख रहा है खाने का तो उसके बारे में बताओगे, वो यदि समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो पिटाई भी आपकी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें आपको समस्याएं आती है। As we have seen, travelers often compared what they saw in the subcontinent with practices with which they were familiar। देखो वही है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो हम यहाँ ट्रेडिशंस देख रहे हैं, जैसे जस्ट इमेजिन करो यहाँ हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, ग्रीटिंग्स किस ढंग से करते हैं, अब बाहर जाएंगे तो हम अपने से फेमिलियर हैं, हम उस चीज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। Each traveler adopted distinct strategy to understand what they observed. Alberuni, for instance, was aware of the problems inherent in the task he had set himself. He discussed several barriers that he felt obstructed understanding. The first amongst these was language. According to him, Sanskrit was so different from Arabic and Persian that ideas and concepts could not be easily translated from one language to another. अब कह रहा है कि पहला लैंग्वेज आपका हुआ लैंग्वेज का, दूसरा लैंग्वेज जो बैरियर है वो है रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अब ये वाला है सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कंसिक्वेंट इंसुलरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हिम कंस्टिट्यूटेड द थर्ड बैरियर। यानी कि लोकल जो पॉपुलेशन, तो जो पहला आपका बैरियर हो गया लैंग्वेज का, दूसरा आपका हो गया रिलीजियस बिलीफ का, तीसरा हुआ लोकल पॉपुलेशन से आपको मिलना। What is interesting is that even though he was aware of these problems, Alberuni depended almost exclusively on the works of Brahmana, often citing passages from the Vedas, the Purana, Bhagavad Gita, the works of Patanjali, Manusmriti, etc. to provide an understanding of Indian society. अब कह रहा है कि God knows best, तो travel did not always believe what they were told. When faced with the story of a wooden idol that supposedly lasts for 216,432 years, Alberuni asked, how then could wood have lasted such a length of time, and particularly in a place where the air and the soil are rather wet? God knows best. अब किसी ने बताया कि ये 2,16,432 साल का यह पुराना लकड़ी का पीस टुकड़ा है, तो वो बोला इतना दिन कैसे सरवाइव कर सकता है, फिर बोलता है कि चलो भगवान ही जाने कि कैसे ये हुआ है। तो कह रहा है कि अल्बेरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम के बारे में अल्बेरूनी लिखता है, अब उसको वो अदर सोसाइटी से कंपेयर करता है। कह रहा है कि ही नोटेड दैट इन एंशिएंट पर्सिया 4 social categories were recognized, those of knights and princes, monks, fire priests and lawyers, physicians, astronomers and other scientists, and finally peasants and artisans। तो देखो पहला जो आपका है कि नाइट्स एंड प्रिंसेस, यानी जो
रूलिंग क्लास था वो, उसके बाद दूसरा मोंक, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स, यानी कि जो नॉलेजेबल पर्सन है, तीसरा आपका फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट, और चौथा जो है पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। इन अदर वर्ड्स ही अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट सोशल डिवीजन वेर नॉट यूनिक टू इंडिया। अब ये पूछ देगा कि अकॉर्डिंग टू अल्बेरूनी जो सोशल आपका डिवीजन था दैट वाज यूनिक इन इंडिया, तो नो, दैट इज नॉट करेक्ट, इट वाज नॉट यूनिक इन इंडिया। एट द सेम टाइम he pointed out that within Islam all men were considered equal, differing only in their observance of piety. In spite of his acceptance of the Brahminical description of the caste system, Al-Biruni disapproved of the notion of pollution. He remarked that everything which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity. The sun cleans the air, and the salt in the sea prevents the water from becoming polluted. If it were not so, insisted Al-Biruni, life on earth would have been impossible. The conception of social pollution intrinsic to the caste system was, according to him, contrary to the law of the nature. कहता देखो, डिवीजन एज सच इज नॉट प्रॉब्लम, लेकिन ये जो पॉल्यूशन है कि एक जो लोअर लेवल में पैदा हुआ है, लोअर स्टेटस में पैदा हुआ है, वो लोअर में ही रहेगा, ये गलत है, क्योंकि जो नेचर के खिलाफ ये चीजें हैं, तो वो उस चीज को जस्टिफाई करता है। अब सिस्टम ऑफ बर्ना है, तो बर्ना सिस्टम के बारे में कहता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्राह्मण हाईएस्ट है, और आपका वैश्य, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद शूद्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये इसके बारे में आप ये देखोगे, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम ये कह रहा है कि इसने एक तरह से जो कास्ट सिस्टम लिया है, तो ये ओरिजिनल जो है वो संस्कृत से लिया है, ये हम एंशिएंट में भी देख चुके हैं। तो देखो इसी वजह से है ना कि आप प्रॉपर तरीका से जब पढ़ोगे तो कनेक्ट द डॉट करना पड़ेगा। कुछ पार्ट आपने एंशिएंट में पढ़ा है, उस चीज को आपको यहाँ स्टडी करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर, यानी कि जो चीजें उसने नहीं देखा था, तो देखो बहुत सारी चीजें उसने देखा था, बहुत सारी चीजें नहीं देखा था। तो ये कह रहा है ना, नट्स लाइक ए मैन्स हेड, तो ये आपका जो है नट्स के बारे में बताता है, यानी कि जो आपका सुपारी के बारे में, तो सुपारी जो है उसके बारे में बताता है। अब ये देखो कोकोनट एंड पान, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है कि पान का जो पत्ता है उसको लोग चिबाते हैं, ये चीजें हैं। तो पान के पत्ता, नारियल, सुपारी, ये सब के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देता है। अब करा इब्न बतूता एंड इंडियन सिटी, तो वो इंडियन सिटी के बारे में बताता है कि इब्न बतूता फाउंड सिटीज इन सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटमेंट, exciting opportunities for those who had the necessary drive, resources and skills। कहता है ना कि जिसके पास ये है, जज्बा है, जिसके पास संसाधन है और जिसके पास योग्यता है, स्किल है, उसके लिए शहर जो था वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट था, वहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। दे वेर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रोस्पेरस एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल डिसरप्शंस कॉज्ड बाय वॉर्स एंड इन्वेजन्स। कह रहा है कि नॉर्मल टाइम में जो सिटी लाइफ था, जो अर्बन सेंटर था, उसमें बहुत सारी चीजें, सुविधाएं थी, एक्साइटमेंट था, इंटरटेनमेंट, सारी चीजें का। कुछ टाइम को छोड़ करके जब यदि युद्ध हुआ उस टाइम में, या फिर किसी दूसरे राजा ने अटैक किया और लूट लिया, तब प्रॉब्लम होता था। इट अपियर्स फ्रॉम इब्न बतूता's account that most cities had crowded streets and bright and colorful markets that were stacked with a wide variety of goods. Ibn Battuta described Delhi was a vast city with a great population and largest in India. दौलताबाद was no less and easily rivaled Delhi in size। कह रहा है कि दिल्ली और दौलताबाद को इसने कंपैरिजन किया। इनफैक्ट देखो मोहम्मद बिन तुगलक, एक उसका क्रिटिसिज्म ये भी आता है ना कि जो इसने क्या किया, अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर लिया। उसने कुछ उसके रीजंस हैं, हम यहाँ वो चीजें डिटेल नहीं देखेंगे, आप उस चीज को डिटेल कर लोगे, वो भी कभी कभी पूछ लेता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो कुछ 5 जो चीजें थी जिसके कारण वो इतिहास में पगला बादशाह के नाम से जाना जाता। अब दिल्ली के बारे में वो लिखता है, द सिटी ऑफ दिल्ली कवर्स ए वाइड एरिया एंड हैज ए लार्ज पॉपुलेशन। द रैम्पार्ट अराउंड द सिटी इज विदाउट पैरेलल, यानी बहुत अच्छा ये है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। द बीट ऑफ द वॉल इज 11 क्यूबिट्स and inside is it are houses
फॉर द नाइट सेंट्री एंड गेट कीपर्स। तो कह रहा है ना कि दीवार पे जो है वो संतरी रहने के लिए बनाया हुआ है। इनसाइड द रैम्पार्ट्स there are store houses for storing edibles, magazines, ammunitions, ballistas and siege machines। तो डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो फाइटिंग जो वॉर इक्विपमेंट्स हैं वो आपके वहां रखे जाते थे। द ग्रेन्स दैट आर स्टोर्ड इन द रैम्पार्ट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट rotting। In the interior of the rampart, horsemen as well as infantrymen move from one end of the city to another. The rampart is pierced through by window which open on the side of the city, and it is through these windows that light enters inside. The lower part of the rampart is built of a stone, the upper part of bricks. It has many towers close to one another. There are 28 gates of this city which are called Darwaja, and of these, the Badayu Darwaja is the greatest. Inside the Mandavi Darwaja, there is a grain market. Adjacent to the Gul Darwaja, there is an orchard. It, the city of Delhi, has a fine cemetery in which graves has domes over them, and those that do not have a dome have an arch for sure. In the cemetery, there's so flowers such as tuberose, jasmine, wild rose, etc. And flowers blossom there in the all seasons। तो ये देखो एक दौलताबाद का ये जो देखो है आपका एक दिया हुआ है। आप इनफैक्ट जैसे दिल्ली के अभी भी बहुत सारे पार्ट में देखोगे तो ये अभी बहुत सारा ये तुगलकाबाद का एक है दिया हुआ है। ऐसे ऐसे बहुत सारे देखोगे, जैसे ये देखो इस टाइप का जो एक स्ट्रक्चर है, तो वो आप जो हौज खास है तो उस एरिया में भी जहां मैं रहता हूं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल जाएगा अभी भी आप जाओगे तो। अब कह रहा है कि bazaars were not only places of economic transaction but also the hub of social and cultural activity. Most bazaars had a mosque and a temple, and in some of them at least a spaces were marked for public performances by dancers, musicians and singers। देखो मार्केट में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता था, ये सोशल गैदरिंग का भी एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस था। और देखोगे एवरी मार्केट में आपका टेम्पल होता था और मस्जिद होता था। इसका ये मतलब ये समझो कि नॉर्मली जो क्या है कि ऐसा नहीं है, सोसाइटी में हार्मनी नॉर्मल टाइम में जब वॉर वगैरह हुआ या कुछ ऐसा, अदरवाइज इन मोर और लेस सोसाइटी में हार्मनी था। जिसके पास अधिक रिसोर्सेस हैं, जो इलीट क्लास के हैं, वो अधिक चीजों को एंजॉय करेंगे, जिनके पास नहीं है वो एंजॉय नहीं करेंगे। व्हाइल इब्न बतूता वाज नॉट पार्टिकुलरली कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ टाउन, historians have used his account to suggest that towns derived the significant portions of their wealth through the appropriation of surplus from village। Ibn Battuta found Indian agriculture very productive because of the fertility of the soil, which allowed farmers to cultivate 2 crops a year। He also noted that subcontinent was well integrated with inter-Asian networks of trade and commerce, with Indian manufacturers being in great demand in both West Asia and Southeast Asia, fetching huge profits for artisans and merchants। Indian textile, particularly cotton cloth, fine muslins, silk, brocade, and satin, were in great demand। Ibn Battuta informs us that certain varieties of fine muslin were so expensive that they could be borne only by the nobles and the very rich। कहता है कि देखो ये जो इंडिया में है, तो इंडिया का जो लैंड था सबसे पहले देखोगे मेनली जो एग्रीकल्चर जो था मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। जब एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो लोग सिटी में रहने लगे, वहां से कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल था वो तो रूरल एरिया ही प्रोवाइड करता था, वो एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता था। तो वो उससे क्या हुआ कि गांव जब प्रोस्पेरस था तो शहर भी धीरे धीरे प्रोस्पेरस हुआ। और जो यहाँ के आर्टिजन्स थे, जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारी चीजों को बनाया, और वो जो खास करके मुस्लिम जो था वो काफी कॉस्टली था, और नोबेल्स जो रिच पर्सन थे उनके द्वारा ही यूज किया जाता था। अब ये करा म्यूजिक इन द मार्केट, देखो इन्होंने बोला ना कि इंटरटेनमेंट वगैरह है तो वो उसके लिए दिया हुआ है। अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये देखो कम्युनिकेशन के बारे में बताता है कि जो ये था कि इब्न बतूता बोलता है कि इस ढंग से सिस्टम था कि एक जगह से दूसरे जगह तक आराम से पहुंचा जा सकता है। करा कि द पोस्टल सिस्टम वाज सो एफिशिएंट दैट व्हाइल इट टू
50 days to reach Delhi from Sindh. The news reporters of spies would reach the Sultan through the postal system in just 5 days. बोलता ऐसे नॉर्मल जो है सिस्टम क्या था कि ऐसे 50 दिन में आप दिल्ली से दौलताबाद पहुंच रहे हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन थे राजा के जो गुप्तचर थे वो जो सूचना जो थे मात्र 5 दिन में पहुंचा देते थे। तो वो सिस्टम देखो पोस्टल सिस्टम था, वो दो तरीके का था। वो दो तरीके में क्या था, एक तो था घोड़े पे और दूसरा था पैदल। तो पैदल में ये चीजें है कि एक आदमी दौड़ करके डिफरेंट पोस्ट बना हुआ है, तो एक आदमी जो है दौड़ करके दूसरे जगह पे जाएगा। अब जैसे जस्ट इमेजिन करो 1 किलोमीटर दूर पे पोस्ट बना हुआ है, तो एक घंटी बजाएगा कि अब पहुंचने वाला है, तो घंटी बजाएगा, तो दूसरा है उधर से दौड़ करके लेगा, फिर नेक्स्ट को पहुंचाएगा। तो इसी प्रकार से है कि राजा बहुत सारे ताजे फल और वाटर वगैरह वो प्राप्त करता था। तो इसका डिटेल आप ये देखोगे। अब कह रहा है कि बर्नियर एंड द degenerate East. If Ibn Battuta chose to describe everything that impressed and excited him because of its novelty, Francis Bernier belonged to a different intellectual tradition. He was far more preoccupied with comparing and contrasting what he saw in India with the situation in Europe in general and France in particular, focusing on situations which he considered depressing. His idea seems to have been to influence policymakers and the intelligentsia to ensure that they made what he considered to be the right decision. देखो कहता ना कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हो वो आपका थॉट डिसाइड करता है। जस्ट इमेजिन करो एक अफ्रीका का जो पुअर कंट्री है उसके पर्सन यदि इंडिया यानी दिल्ली या मुंबई आएंगे तो वो देखेंगे कि या इंडिया का जो दिल्ली और मुंबई एक्सेलेंट है, यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इंडिया गेट और ये एरिया जो है बहुत मार्वेलस है। लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री से आया तो वो अच्छी चीजों से, वो हाईली एडवांस चीजों से ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है, तो वो देखेगा अरे यार यहाँ सिस्टम सही नहीं है। तो देखो जो इब्न बतूता और आपका अल्बेरूनी वो ऐसे जगह से आया कि इंडिया को वो बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा, यहाँ की जो चीजें थी उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा, वो एक्साइटमेंट में देखा कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो फ्रांसिस बर्नियर था वो फ्रांस से आया, तो फ्रांस ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप था, तो उसने उस चीज को यहाँ कुछ चीजें उसको डिस्गस्टिंग लगा। Bernier's travels in the Mughal Empire is marked by detailed observations, critical insights, and reflections. His account contains discussions trying to place the history of the Mughals within some sort of universal framework. He constantly compared Mughal India with contemporary Europe, generally emphasizing the superiority of the latter. यानी कि अपने यूरोप को वो सुपीरियर ये समझ रहा था। His representation of India works on the model of binary opposition, where India is presented as the inverse of Europe. He also ordered the perceived differences hierarchically so that India appeared to be inferior to the Western world. उसने एक तरह से इंडिया को ऐसा ये प्रूव किया कि इंडिया जो है वो निम्न स्तर में है। अब है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये जो व्याप्त गरीबी है उसके बारे में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि इस ढंग से ये किया कि जो इतने टैक्स वसूल किए जाते थे ना कि किसानों के पास सूखी रोटी भी खाने को नहीं बचती थी। अब कह रहा है क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, कह रहा है कि बर्नियर लिखता है वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन द फॉर्मर, यानी कि जो मुगल इंडिया में था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था। He was a firm believer in the virtues of private property and saw crown ownership of land as being harmful for both the state and its people. He thought that in the Mughal Empire, the emperor owned all the lands and distributed it among his and uh, nobles, and that this had disastrous consequences for the economy and society. This perception was not unique to Bernier, but it found in most travelers' account of the 16th and 17th century. कहता है कि क्या किया कि मुगल जो थे वो बादशाह वो पूरा जमीन के मालिकाना उनके पास था और वो अपने नोबल्स वगैरह को देते थे। लेकिन बर्नियर जो बिलीव करता था ना कि ऐसा है प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट लैंड होना चाहिए, ताकि जिसके पास लैंड है वो अपना प्रॉपर डेवलपमेंट कर सके। और ये बर्नियर का ही प्रॉब्लम नहीं था, ये ऑलमोस्ट उस ड्यूरेशन के सारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे उनके प्रॉब्लम्स थे। Owing to crown ownership of land, argued Bernier, landholders
could not pass on their land to their children, so they were averse to any long-term investment in the sustenance and expansion of production. The absence of private property in land had therefore prevented the emergence of class of improving landlords in the Western Europe. जैसा कि वेस्टर्न यूरोप में था उस ढंग से यहाँ डेवलप नहीं किया गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इसको लगता है कि ये प्रॉब्लम है। अब ये कहता ना कि ये किसान के बारे में बताता है कि एक तरह से उससे इतने ज्यादा टैक्स वगैरह लिए जाते थे कि उनका बहुत सारा शोषण किया जाता था। कह रहा है कि एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस बर्नियर डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी एज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ impoverished people subjugated by a small minority of a very rich and powerful ruling class. Between the poorest and of the poor and the richest of the rich there was no social group or class worth the name. यानी कि ये कहता ना कि there was no middle class। आज के देखो इंडिया में मेजोरिटी जो है मिडिल क्लास है, और इनफैक्ट देखोगे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है बहुत सारी चीजें जो है ये मिडिल क्लास के द्वारा ही ये चीजें चलती है। अब कह रहा अ वार्निंग फॉर यूरोप, तो बर्नियर वार्नड दैट इफ यूरोपियन किंग्स फॉलोड द मुगल मॉडल देयर किंगडम वुड बी very far from being well cultivated and peopled, so well built, so rich, so polite and flourishing as we see them. Our kings are otherwise rich and powerful, and we must avow that they are much better and more royally served. They would soon be kings of desert and solitudes, of beggars and barbarians. ये कहता ना कि जो यूरोपियन किंग है वो जैसे अभी हैं वो ठीक है, यदि इंडियन वे में फॉलो करते तो वो भिखारी हो जाते, वो सन्यासी हो जाते और भिखारी हो जाते इस ढंग से। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो है वो प्री ऑक्यूपाइड था वो अपने आइडिया और सुपीरियरिटी का। तो इस वजह से देखोगे अब ये चीजें हैं जो अबुल फजल ने जो लिखा है, जो मुगल डायनेस्टी का काल को इन्होंने खास अकबर के काल को अबुल फजल, तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो फ्रांसिस बर्नियर से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। करा दिस देन इज हाउ बर्नियर सॉ द मुगल एम्पायर, इट्स किंग was the king of beggars and barbarians. Its cities and towns were ruined and contaminated with ill air, and its field overspread with bushes and full of pestilential marshes. And all this was because of one region, crown ownership of land. वो मानता था कि जो राजा है, जो बादशाह है, उसके पास सारा लैंड है, यही समस्या का जड़ है। अब कह रहा है क्यूरियसली नन ऑफ द मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सजेस्ट दैट द स्टेट बाय द सोल ऑनर ऑफ लैंड। अब यही करा कि ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो मुगल जो राइटिंग्स है। फॉर इंस्टांस अबुल फजल द 16th century ऑफिशियल क्रोनिकर ऑफ अकबर्स रेन describes the land revenue as remunerations of sovereignty, a claim made by the ruler on his subjects for the protection he provided rather than as rent on land that he owned. It is possible that European travelers regarded such claims as rent because land revenue demands were often very high. However, this was actually not a rent or even a land tax, but a tax on the crop. तो कह रहा ना कि देखो चीजें जो है वो डिफरेंट तरीके से चलती थी। अब मुगल हैं तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, अब युद्ध लड़ रहे हैं तो उनके लिए रेवेन्यू चाहिए, तो वो रेवेन्यू के तौर पे उस ढंग से लेते थे। लेकिन जो फॉरेन ऑथर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने ये समझाना कि ये जो है सारा लैंड जो है वो किंग का है, क्योंकि टैक्स जो था वो बहुत हाई था। अब देखो ये कराना कि जो इन लोगों ने लिखा खास करके फ्रांसिस बर्नियर, वो उसको एक तरह से यूरोपियन एक्सेप्ट किए और उसको चीजों को ये किए। इनफैक्ट यही करा कि दिस आइडिया वाज फर्दर डेवलप्ड as the concept of Asiatic mode of production by Karl Marx in the 19th century. He argued that in India and other Asian countries before colonialism, surplus was appropriated by the state. This led to the emergence of a society that was composed of a large number of autonomous and internally egalitarian village communities. The imperial court presided over these village communities, respecting their autonomy as long as the flow of surplus was unimpeded. This was regarded as a stagnant system. करा ना कि ये करता क्या था कि नॉर्मली जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह भी तो यहाँ के तो स्टडी किया नहीं, वहीं से वो जो डिफरेंट ऑथर्स ने लिखा था उसका स्टडी कर रहा था। तो
कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो सरप्लस हो रहा था, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, तो एक्चुअली वो फार्मर्स को मिलना चाहिए था, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं किंग को मिल जा रहा था, राज्य को मिल जा रहा था, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब ये चीजें जो कह रहा ना कि ये सही प्रॉपर तरीका से नहीं है, और हर कोई जो है अपने आई से देखता, अपने नजरिए से देखता है, तो वो नजरिया जो है वो प्रॉपर तरीका से नहीं है। अब ये देखो, ये कह रहा ना, ये बहुत एक तरह से जो फ्रांसिस बर्नियर है वो मुगल बादशाह को इस ढंग से देखता है कि वो बहुत ऑपरेसिव थे, बहुत टॉर्चर ये किए हुए थे, लेकिन सारी चीजें इस ढंग से नहीं चल रही थी। कह रहा है कि द इंपेरियल कारखाना, ये इंपेरियल कारखाना का मतलब है ना कि वहां जो बादशाहों के लिए, जो कारखाना का मतलब है जो फैक्ट्री, तो वहां बादशाहों के लिए अलग से फैक्ट्री होते थे कि वो जो है किंग के लिए प्रोडक्शन करेंगे। अब कह रहा है कि इनफैक्ट ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन्स। आज एक तरह से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमारा है 2000 जो 11 का सेंसस है उसके अनुसार ऑलमोस्ट 30% के लोग आसपास अभी शहरों में रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अभी हम 2020 में जी रहे हैं, तो जो 2021 का सेंसस होगा उसमें और ज्यादा लोग हो जाएंगे, 35+% जो होंगे वो शहरों में। लेकिन तब जो है यानी कि 17th सेंचुरी में 1600 समथिंग में 15% लोग जो शहरों में रहते थे। दिस वाज एन was on average higher than the proportion of urban population in western Europe in the same period। यानी कि तब जो था वो अर्बनाइजेशन इंडिया में ज्यादा था। In spite of this, Bernier described Mughal cities as camp towns, by which he meant towns that owed their existence and depended for their survival on the imperial camp। यानी कि राजाओं की मर्जी पे शहर बसे हुए थे। He believed that this came into existence when the imperial court moved in and rapidly declined when it moved out। He suggested that they did not have viable social and economic foundations but were dependent on imperial patronage। जैसे देखो बेस्ट एग्जांपल, अकबर पहले जो मुगलों का जो राजधानी था, कैपिटल था, वो आगरा में था, लेकिन अकबर को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो शेख सलीम चिश्ती के कृपा से उनको सलीम पैदा हुआ, यानी जहांगीर पैदा हुआ। तो अकबर ने उनके सम्मान में अपना राजधानी जो है कुछ दिन तक जो है फतेहपुर सिकरी बसा लिया, लेकिन फतेहपुर सिकरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पानी से लेकर के और सारी चीजों का। तो वो जब यहाँ किंग आ गए, यानी राजधानी यहाँ शिफ्ट हुआ, तो फतेहपुर सिकरी जो था वो शहर बस गया। लेकिन फिर जब यहाँ से कैपिटल शिफ्ट हो गया, तो कैपिटल जो, तो फिर ये डेजर्ट हो गया। सेम सिचुएशन मोहम्मद बिन तुगलक, इंडिया ये में दिल्ली में पहले था, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर लिया, तो वहां प्रोस्पेरस हुआ। तो ये आपका कह रहा है, अब कह रहा है कि मर्चेंट्स ऑफन हैड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और कीन टाइज and were organized into their own caste cum occupational bodies। In Western India, these groups were called Mahajans and their chief the Seth। In urban centers such as Ahmedabad, the Mahajans were collectively represented by the chief of merchant community who was called the Nagar Seth। Other urban groups included professional classes such as physicians, हकीम और वैद्य जिसको डॉक्टर कहते हो, टीचर्स पंडित और मुल्ला, लॉयर्स वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर etc। While some dependent on imperial patronage, many made their living by serving other patrons, while still others served ordinary people in crowded markets और बाजार। कहता है कि 3 टाइप्स के लोग होते थे इस ढंग से, जो आर्टिस्ट होते थे या फिर जो जिनके पास टैलेंट, मैन ऑफ टैलेंट, जो स्किल्स, तो या तो ये बादशाहों को, किंग को सर्व करते थे, या जो नोबल पर्सन थे, जो रिच पर्सन थे उनको, या इंडिपेंडेंटली अपना मार्केट चलाते थे। अब कह रहा है वुमेन स्लेव सती एंड लेबर्स। अब ये एक तरह से वुमेन स्लेव के बारे में कहता है, तो स्लेवरी ऑब्वियसली ये था। कह रहा है कि ट्रेवलर्स हु लेफ्ट रिटन अकाउंट्स वेयर जनरली men who were interested in and sometimes intrigued by the condition of women in the subcontinent। Sometimes they took social inequities for granted as a natural state of affairs। For instance, slaves were openly sold in the market like any other commodity and were regularly exchanged as gift। When Ibn Battuta reached Sindh, he purchased horses, camels, and slaves as gift for Sultan Muhammad bin Tughlaq। When he reached Multan,
He presented the governor with a slave and a horse together with raisins and almonds. Muhammad bin Tughlaq informs Ibn Battuta was so happy with the sermons of a preacher named Nasiruddin that he gave him 100,000 taka and 200 slaves. देखो कहा जाता है ना कि स्लेवरी, इनफैक्ट देखोगे जो हमने अर्ली टाइम में भी देखा, तो जो प्रीस्ट को गिफ्ट जो दिया जाता था वैदिक पीरियड में, तो उसमें भी वुमेन स्लेव्स को गिफ्ट, तो स्लेवरी जो था इंडिया में भी लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा था और ये मिडाइवल टाइम में भी चलता रहा. It appears from Ibn Battuta's account that there was considerable differentiation among slaves. Some female slaves in the service of the Sultan were experts in music and dance, and Ibn Battuta enjoyed their performance at the wedding of the Sultan's sister. Female slaves were also employed by Sultan to keep the watch on his nobles. तो यानी एक तरह से ना इसके स्पाई के रूप में भी, जासूस के रूप में भी इनको यूज किया जाता था. Slaves were generally used for domestic labor, and Ibn Battuta found their services particularly indispensable for carrying women's and men's on palki or dola. The price of slaves, particularly female slaves, required for domestic labor was very low, and most families who could afford to do so kept at least one or two of them. कह रहा है ना कि जो स्लेव्स रख सकते थे वो स्लेव को रखते थे, और जो स्लेव्स थे जो नॉर्मल, जिन स्लेव्स में कला होता था, जैसे कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्टिस्ट, उसका कॉस्ट ज्यादा होता था, लेकिन जो घरेलू कामों के लिए था तो वो बहुत सस्ता होता था, तो एक दो आदमी रख ही लेता था जो अफोर्ड करता था. Contemporary European travelers and writers often highlighted the treatment of women as a crucial marker of difference between Western and Eastern societies. Not surprisingly, Warnier chose the practice of sati for detailed description. He noted that while some women seemed to embrace death cheerfully, others were forced to die. देखो ये इसमें ये चीजें हैं कि कुछ लोग, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो कुछ लोग थे जो सती अपनी इच्छा से हो जाती थी, कुछ महिलाएं, और कुछ को क्या था ना कि जबरदस्ती कर दिया जाता था. मान के चलो कि कोई 15 साल की लड़की है, पहले चूंकि शादी हो जाता था 5 साल में, 2 साल में, किसी का 6 महीने में हो गया, अब मान के चलो कि तुरंत सती हो गई, तो अब एक लड़की वो जिंदा भी रहना चाहती है तो लोग उसे जबरदस्ती पकड़ के आग में बिठा देते थे. However, women's lives revolved around much else beside the practice of sati. Their labor was crucial in both agricultural and non-agricultural production. Women from merchant families participated in commercial activities, sometimes even taking mercantile disputes to the court of law. It therefore seems unlikely that women were confined to the private space of their homes. ऐसा नहीं है. वुमेन्स, जो कुछ वुमेन्स थे इनके पास फ्रीडम था, ये बहुत सारे बाहर के काम भी किया करती थी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के कामों में ही इंगेज रहती थी, वो बहुत सारे ट्रेड, बिजनेस, ये सब भी देखती थी. अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त पे है. यू मे हैव नोटिस्ड दैट ट्रेवलर्स अकाउंट्स provide us with a tantalizing glimpse of the lives of men and women during these centuries. However, their observations were often shaped by the context from which they came. ये already हम देख चुके हैं. At the same time, there were many aspects of social life that these travelers did not notice. बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व भी नहीं किए. अब हर चीज को तो डिटेल वो लोग ऑब्जर्व नहीं, तो हर कोई ने अपने अपने जो कंटेक्स्ट, जिस चीज को ऑब्जर्व किया उसे उसने पेश किया. ऑल्सो रिलेटिवली अननोन are the experiences and observations of men and possibly women from the subcontinent who crossed seas and mountains and ventured into lands beyond the subcontinent. What did they see and hear? How were their relations with peoples of distant lands shaped? What were the languages they used? These and other questions will hopefully be systematically addressed by historians in the years to come. अब ये टाइमलाइंस है, आप इसको देख लोगे कि देखो 10th एंड 11th सेंचुरी तो मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल-बिरूनी. देखो अब इतना बड़ा नाम आप कभी ध्यान नहीं रखोगे, अल-बिरूनी नॉर्मली है, तो अल-बिरूनी का ये टाइम था. फिर ठीक है, ये आपका टाइम जो है 13th सेंचुरी मार्को पोलो, तो ये इटली आया. तो इसके बारे में देखो डिटेल, एक जगह मार्को पोलो का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये कंप्लीट वहां उसके बारे में नहीं है. ये है 14th सेंचुरी आपका इब्न बतूता,
ये है 15th सेंचुरी अब्द अल रजाक कमल अल, ये समरकंदी के बारे में ये कह रहा, अब्दुल रजाक समरकंदी, आप सीधा ये रखो अब्दुल रजाक समरकंदी, ठीक है। ये फिर आपका निकिटीन, ये वो चीजें आए तो इसमें मैच करने के लिए आपको दिया रहेगा कि कौन कौन, तो ये वाला टेबल जो है आप प्रॉपर तरीका से इसको कर लेना, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यदि आपको कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप ग्रेजुअली इस चीज को करते रहो। एनसीईआरटी जो मूल मंत्रा है, यहाँ भी हम जो भी है सबसे पहले पूरा का पूरा हम ये 5 चैप्टर है तो 1 चैप्टर आज समाप्त हो गया। कमिंग डेज में हम 4 मोर चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे मेडाइबल, उसके बाद 10 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चंस फिर हम एमसीक्यू कर लेंगे। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।